शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी इन ऑर्डर टू सपोर्ट डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज, यानी डीप हो नॉलेज, सरफेस लेवल ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जो जीवन भर चले, उनके साथ भूले ना। अमॉन्ग लर्नर्स अ टीचर शुड, क्या करे टीचर? जीवन से जोड़ दो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। जो आपके जीवन से जुड़ जाता है एग्जाम्पल, वो आप कभी नहीं भूलते। प्रिवेंट इलेबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्नड कॉन्सेप्ट, यानी जो अभी रिसेंटली सीखा है उसको इलेबोरेट मत करो और उसको एक्सप्लेन मत करो। क्यों भाई? रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाएगा बच्चा। खैर, फिर भी और देख लेते हैं ऑप्शन। गिव द अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दीजिए ज्ञान को अप्लाई करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ये ज्यादा बेटर है। जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा किसी ऑप्शन में उतना बेहतर है, जितने ज्यादा बच्चे के सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर है। फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने पे ध्यान नहीं देना है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन वर्बल फॉर्म, क्यों भाई? एक्टिविटी करा दो, रियल लाइफ से जुड़वा दो, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, सिर्फ वर्बल फॉर्म में ही क्यों? प्रिवेंट इलेबोरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंटली लर्नड कॉन्सेप्ट, अगर आप प्रिवेंट करेंगे रिसेंटली कॉन्सेप्ट जो भी सीखा गया है उस पर डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, तो बच्चा भूल जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी डेप्थ में नहीं जा पाएगी, सरफेस लेवल रह जाएगी, रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डीप नॉलेज इससे बढ़ेगी जब आप अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चे को अप्लाई करने की, जो सीखा है। भाई जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर लिया, फिर आप भूलते थोड़ी हैं। समझ लो भाई, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने सवाल भी कर लिए, फिर आपके लिए वो पक्का हो जाएगा ज्ञान, या डिस्कस कर लिया उस पर अपने दोस्त के साथ। असर्शन क्या है? अभिकथन है। स्कूल एंड लाइफ एट कम्युनिटी शुड नॉट बी लिंक्ड इन एनी वे फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस पे भी सवाल आता ही है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। यानी कम्युनिटी, यानी बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी में और आसपास स्कूल का एरिया हो सकता है, समाज हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जोड़ो मत। क्यों? फिर हम पीटीएम किस लिए रख रहे हैं कि जो एनवायरमेंट बच्चा जहां से आ रहा है और जहां पढ़ रहा है दोनों कनेक्ट हो सकें। जो आसपास हम उसको देश दुनिया दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिटी और स्कूल को जोड़ा जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हम एक फल वाले को क्लास में लेकर के आ गए उसके काम के बारे में चर्चा करने के लिए, या एक डॉक्टर को ले आए किसी बीमारी पे वो करने के लिए, वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाता है। तो बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना, ये सब अच्छी चीजें हैं, लर्निंग में हेल्पफुल होती हैं। ठीक, तो ये बात एकदम सही है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया। ये करना चाहिए, कम्युनिटी और स्कूल को कनेक्ट करना चाहिए। जितना गैप कम होगा स्कूल और बच्चे की रियल लाइफ में, उतना बेहतर सीखेगा वो, जितना लर्निंग रियल होगी। फिर आते हैं रीजन क्या है इसका। लिंकिंग स्कूल एंड कम्युनिटी डीलिमिट्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल पार्टिसिपेशन। भाई जब कम्युनिटी और स्कूल कनेक्ट होंगे तो ये तो बेहतर होगी। डीलिमिट वो थोड़ी करना, सीमित थोड़ी कर रहे हैं हम समाज के साथ अवसर को। समाज में तो इंटरेक्ट करेगा बच्चा जब वो कम्युनिटी में इंटरेक्ट करेगा, तो दोनों ही बातें गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन जो कि आप लोग ज्यादातर लोग दे भी रहे हैं। बढ़िया, अब आपकी तैयारी कोई दिक्कत नहीं है, 86% लोग सही जवाब दे रहे हैं और फास्ट भी पढ़ ले रहे हो अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। समटाइम्स स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वंस सोशल आइडेंटिटी कॉज बिलीव्स अबाउट इनइक्विटीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। टीचर्स कैन ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ दीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बाय। कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवादी विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती हैं। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी समाज में हो सकता है एक बच्चा है जो उसकी सोशल आइडेंटिटी है, जिस समाज, जिस जाति, जिस धर्म से वो आता है, पहले से समाज में गलत धारणाएं बनी हुई हों उसको लेकर के। अब इससे इनइक्विटी खत्म हो जाएगी, है ना। इनइक्विटी आ जाएगी, यानी इक्विटी नहीं आएगी, असमानता आ जाएगी बच्चों में, वो भेदभाव करने लगेंगे। इसको आपको खत्म कराना है एज अ टीचर, है ना, क्योंकि आपको तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ये स्टीरियोटाइप है कि पहले से किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से आने वाले लोगों के बारे में आपने एक धारणा बनाई है ना, और बच्चों ने भी धारणा बनाई है। तो टीचर्स कैन ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ दीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। कैसे निकलेंगे इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप से, टीचर कैसे कम कर सकते हैं इसका इम्पैक्ट। टेलिंग द स्टूडेंट्स दैट लर्निंग इज एन अनकंट्रोलेबल प्रोसेस। कंट्रोलेबल है भाई। गिविंग एग्जाम्पल्स दैट इंडिकेट्स दैट स्टीरियोटाइप्स आर ट्रू। नहीं भाई, स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट देने आपको एग्जाम्पल्स, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देने वाले उदाहरण नहीं देने। एम्फेसाइजिंग दैट लर्निंग सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। ये बात एकदम सही है कि अगर आप ये मानते हैं कि तो गरीब परिवार से आता है बच्चा, इसका तो लंच जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन हुआ है ना, इसके पापा तो वो फलाना काम करते हैं, वो काम तो बहुत इज्जत नहीं दी जाती समाज में, ये कैसे सीख पाएंगे। या एक पर्टिकुलर जाति समुदाय के बच्चे से कुछ ऐसा, अभी कल परसों में शायद कोई वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें एक बच्ची थी जो कह रही थी कि हम इस, चलिए अभी हो गया कनेक्ट फिर से। देखो, तो आपको ये नहीं मानना है कि लर्निंग जो है किसी की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति से, उसकी जाति से, उसके स्टेट से, उसके रंग से, उसके माँ बाप क्या करते हैं उससे पे आधारित नहीं है। लर्निंग एफर्ट पे आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो एफर्ट करेगा वो सीख सकता है। अगर सिर्फ वो है ना जो सुपर 30 में डायलॉग है कि अगर राजा का बच्चा ही राजा नहीं बनेगा, हर किसी को राजा बनने का अधिकार है या बन सकता है।
ये अगर टीचर का एटीट्यूड ये नहीं रहेगा, मुश्किल हो सकता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर के लिए या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या धर्म से आने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि डिप्राइव्ड हो सकता है, वो डिसएडवांटेज्ड हो सकता है, हाशिए पे हो सकता है, घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, उतना बढ़ावा ना दिया जा रहा हो पढ़ाई को, लेकिन वो सीख सकता है। आपको वो एग्जांपल्स देने हैं कि जो इस बात पे बल देना है कि जो प्रयास करेगा वो सीख जाएगा। यूजिंग फ्रिक्वेंट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये फालतू तरीका है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बच के रहना है पूरे पेपर में, है ना। इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, हम कंस्ट्रक्टिविज्म को अच्छा मानते हैं, रचनावाद को बच्चों को करके सिखाने पे, रियल लाइफ से जोड़ने पे लर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ स्टूडेंट इज स्टडिंग टू अवॉइड लास्ट रैंक इन द एग्जाम्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ, एक विद्यार्थी है जो परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है कि भाई 100 बच्चे हैं तो टॉप 100 में वो 100वां नहीं आना चाहता, उसको 99 आना है, मतलब लास्ट ना आ जाए बस, वो इस चीज के लिए 3 लोग रेस में भाग रहे हैं, उसको थर्ड नहीं आना है, तो उसका पर्पस क्या है, थर्ड नहीं आना, नहीं आना मतलब अवॉइड करना किसी चीज को, तो वो अवॉइड कर रहा है। क्या है ये ओरिएंटेशन, क्या सेंटर कहां, क्या है उसकी काम का या मेहनत का, अप्रोच ओरिएंटेड, अप्रोच तो होता है जिसमें आप फर्स्ट आना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इसमें अप्रोच कर रहे हैं आप, मतलब एफर्ट कर रहे हैं, अप्रोच का मतलब है एफर्ट कर रहे हैं मास्टरी के लिए, तो वो तो है नहीं, यहाँ मास्टरी की तो कोई बात ही नहीं है, और आप एफर्ट से ज्यादा अवॉइडेंस पे ध्यान है, तो अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, मास्टरी पे तो फोकस ही नहीं है ना, तो मतलब ही खत्म हो गया। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स, अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल में बच्चा फर्स्ट आएगा कि मेहनत करके कुछ भी करके मुझे फर्स्ट आना है, परफॉर्म करना है, यहां बच्चा बच रहा है, तो अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल है, ये परफॉर्म करना है कि लास्ट नहीं आना है, और अवॉइड कर रहे हैं कि लास्ट नहीं आना है, इसलिए परफॉर्म करना है। ये राजू रस्तोगी जैसी हालत है जो 3 इडियट्स में था कि बस फेल ना हो जाऊं, किसी तरह से पास हो जाऊं, है ना, तो फेलियर अवॉइडेंस गोल कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो ये फोर्थ ऑप्शन बेस्ट क्या होता है, बेस्ट ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है, ना ही ये अवॉइडेंस होता है, बेस्ट होता है आपका मास्टरी ओरिएंटेशन, के जब मास्टरी सेंटर में है। अप्रोच वर्ड जहां भी लिखा हो मतलब आप वो करना चाह रहे हैं, अवॉइडेंस मतलब उससे बचने के लिए कर रहे हैं कोई काम, तो ये एक बात है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, फैसिलिटेट मतलब हेल्पफुल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, पॉजिटिवली काम करेगा ये फैक्टर, समस्या समाधान में को सुसाध्य करता है, हेल्पफुल होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सिखानी है बच्चे को, क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, दोनों पॉजिटिव बातें हैं, ठीक। एनालॉजिकल थिंकिंग पॉजिटिव होती है, यानी वैसे समान उदाहरण दे दो जिससे बच्चे को क्लैरिटी आए, जो ऐसी सिचुएशन में पहले भी उसने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हो और वहां भी हेल्प की हो स्ट्रेटजी, वो एनालॉजी दे दो, बात सही है। फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनती है, ठीक है ना, तो ये फैसिलिटेट नहीं करेगा। रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव है कि एक ही तरीके पर अटके हैं आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, किसी चीज को एक ही ढंग से यूज कर सकते हैं, फंक्शनल फिक्सनेस है ना, फंक्शनल फिक्सनेस है। ये पेन है, पेन से सिर्फ लिखा जा सकता है जरूरी नहीं है ना, कोई खेलते भी हैं कई लोग, आपने देखा होगा स्कूल में वो कौन सा गेम होता था जिसमें 4-5 पेन लगा करके और फिर हम वेट करते थे कि ऐसे बिना हिलाए निकालना है इसको पेन को, बाकी पेन ना डिस्टर्ब हो जाएं, है ना, या फिर कई लोग इसको क्लिप की तरह बालों में लगा लेते हैं, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है ना, मतलब एक चीज को मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। फंक्शनल फिक्सनेस में आप एक चीज के एक ही उपयोग पे ध्यान देते हैं, बस आप फिक्स हो गया आपका जो फंक्शन है किसी चीज को लेकर के। नेगेटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनता है, और हम तो इंडियंस जुगाड़ू लोग हैं, तो हम फंक्शनल फिक्सनेस जुगाड़ में तो काम नहीं लेते, हम तो फिर मल्टीपल तरीके ढूंढते हैं सॉल्व करने के। रिस्पॉन्स सेट आपकी मेंटल सेट से, मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है, ये दोनों कॉग्निटिव बायस में आते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल नहीं होते। स्टिमुलस रिस्पॉन्स अपने आप में नेगेटिव है, आपको इसके साथ जाना ही नहीं है पूरे पेपर में, कहीं नॉट के साथ जाना है इसके साथ। तो एनालॉजिकल थिंकिंग यानी सिमिलर प्रॉब्लम पहले आई थी, उस समय आपने क्या तरीके अपनाए थे वो अपनाने हैं। अब एनालॉजिकल थिंकिंग में सिमिलर प्रॉब्लम सेम रिपीट नहीं करनी है, रिस्पॉन्स सेट में आप सेम तरीका रिपीट कर दे रहे हो। एनालॉजिकल प्रॉब्लम में सिमिलर कंपोनेंट्स, जो चीजें कॉमन थी उनका इस्तेमाल करके नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फ्लेक्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्स सेट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये अंतर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डैश एंड डैश एटमॉस्फियर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग एट स्कूल। कैसा एस्टेब्लिशमेंट, किस तरह का, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, हाँ दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, बच्चे कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को सहयोग करें, साथ में आए, कोलैबोरेशन मतलब साथ में आए, आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं।
कोऑपरेशन में मदद ज्यादा मिलती है, एक दूसरे की सहायता ज्यादा मिलती है, यही दोनों में अंतर है। कॉम्पिटिटिव नेगेटिव है, बोरिंग नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव सही है, मैकेनिकल बकवास है, क्योंकि बार बार वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी, 2 एकम 2 2 दूनी 4 रोट हो जाएगा, ये रोट लर्निंग यानी रटंत विद्या हो जाएगी, रटंत विद्या चलंत नहीं। आपको करना है क्या, मीनिंगफुल लर्निंग। थ्रेटनिंग ये नेगेटिव हो जाएगा, बच्चों को डराना। चैलेंजिंग भी नेगेटिव ही हो जाएगा, चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप हर टाइम वो बच्चा जो है वहां चैलेंज फील कर रहा है या वो नेगेटिव इमोशन फिर महसूस करेगा, उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, बच्चा ग्रुप में सीखे, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है और बच्चा बेहतर महसूस करेगा जब उसके साथी उसको मदद कर रहे होंगे और वो सब मिलकर के एक साथ सीख रहे होंगे। बात सही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी फ्रॉम, यानी किस सीक्वेंस में आप कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करें, जो संप्रतियों की प्रस्तुति है उनको किस सीक्वेंस में करें, सबसे पहले मुश्किल चीजें या आसान से मुश्किल जाएं? ये आसान से मुश्किल जाना बेस्ट होता है यहाँ पे, या नोन टू अननोन जिसको हम कह देते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ठीक, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड टू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। पहले एप्लीकेशन सिखाएंगे या पहले अंडरस्टैंडिंग? पहले किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी फिर एप्लीकेशन सीखते हैं आप। भाई पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर अप्लाई करना सीखते हैं ना, उल्टा थोड़ी करते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग टू लोअर, उल्टा जाएंगे, पहले लोअर से हायर की ओर जाया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ नहीं। तो ये भी नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया, ये भी उल्टा होना चाहिए था, पहले समझ बाद में ये आवेदन या इसको यूज करना। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त चीजें जिनको बच्चा देख पा रहा है, टच कर पा रहा है। पहले आप यही तो पढ़ाते हो कि भाई ये 5 सेब हैं तो सेब कॉन्क्रीट हैं, बाद में आप डायरेक्ट 5 में से 3 माइनस करने को कहते हो, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके कंपैरिजन में। कॉन्क्रीट जिसको देखा जा सके, टेंजिबल है, टच और फील किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट जो विचारों में हो। तो ये तो आप पियाजे की स्टेज में भी पढ़ते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पहले आता है, बाद में 7 से 11 में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगा 11 से 15 में। तो ये पहले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये उल्टा होगा, CA होगा, ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सही है, यहाँ सरल से जटिल की ओर। आप देखते हैं 4th क्लास की बुक में जो इजी है चीज, वो अगले चैप्टर में अगली क्लास में वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो सरल से जटिल की ओर जाया जाता है, नोन टू अननोन जाया जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है, सिंपल बात, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। असर्शन क्या कहता है, द एक्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस अमॉन्ग फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन, यानी जो तथ्यों को देखा गया है और अमॉन्ग फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, जो बच्चे ने ऑब्जर्व किया है, जो अनुभव किया है जिन तथ्यों को, उनके बीच में कनेक्शन, यानी बच्चा जो जानता है उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करने से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बात सही है। रीजन क्या है, चिल्ड्रन, कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना इसमें, चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे एंड नॉट इन स्पाइरल मैनर, ये कहना गलत हो गया। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, कोई भी प्रोसेस स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो स्पाइरल होती है, आगे पीछे। आज जो आपने सीखा है कल कंफ्यूज भी होंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट पक्का होगा, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, कंफ्यूजन होती है, आगे पीछे चलता रहता है, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो लर्निंग हो। प्रोसेस कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, एक तो लर्निंग को प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखना है, दूसरा आपका यहाँ पे आगे पीछे स्पाइरल होता रहेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं आप, एक दिन आप कई सारे चैप्टर सीख सकते हैं और हो सकता है फिर कई दिन में एक चैप्टर सीखें, तो इट डिपेंड्स। बात सही है। तो यहाँ पे C ऑप्शन आप लोग 81% लोग कह रहे हैं। भाई ये माइक ने मुझे कर दिया परेशान, मैं हो गई हूँ इरिटेट। एनीवे, चश्मा भी इसके चक्कर में जो है खराब होने की स्थिति में आएगा। 1 मिनट रुको। चेंज ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हो गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा ये ना टाइट हो जा रहा पीछे घूम के। अगर हम बात करते हैं यहाँ असर्शन की, तो द एक्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस। अगली बार से एक एडवांस माइक मंगा के रखो। द एक्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस अमॉन्ग फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न इन अ लीनियर वे एंड नॉट स्पाइरल वे। नहीं भाई, लर्निंग या डेवलपमेंट कोई भी स्पाइरल प्रोसेस होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती कि 2 आज सीखा 2 ही कल सीखोगे, 2 ही परसों सीखोगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। एक दिन हो सकता है 4 चीजें सीखी, अगले दिन 5वीं पे ही अटके रह गए, पुरानी में ही कंफ्यूजन हो गई, तो आगे पीछे चलता रहता है। तो ये रीजन गलत है इसका, ये कनेक्शन वाली बात सही थी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात सही है। थर्ड ऑप्शन 81% लोग सही दे भी रहे हैं जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्टिव टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफिक लर्निंग
प्रेफरेंस, एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है लर्निंग स्टाइल पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, यानी पेयर मैच करना है। तीन मुख्य रूप से हम लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, जिसमें फिर टेक्टाइल की हम अलग से बात करते हैं कि कौन से टाइप का लर्निंग स्टाइल है जो जिसके बारे में चीजें सही लिखी हुई हैं, देखना है आपको। काइंस्थेटिक डूइंग एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, यानी बच्चा एक्टिविटी करके एक्शन बेस्ड सीखेगा। तो रीड मटेरियल अलाउड टू देम, तो ये तो ऑडिटरी लर्नर के लिए होना चाहिए क्योंकि आप मटेरियल रीड कर रहे हो। काइंस्थेटिक जो है गति संवेदी, तो इसके तो सेंसेस को इन्वॉल्व करा के फिजिकल एक्टिविटी कराओ, तो ये तो गलत है पेयरिंग। ऑडिटरी सुन के सीखेगा, यहां आप कह रहे हो हाईलाइट मेन पॉइंट्स, हाईलाइटर से हाईलाइट करो, तो ये तो विजुअल लर्नर के लिए हो गया, ये ऑडिटरी के लिए सही था, जबकि कि उसके लिए मटेरियल सुना दो उसे, तो वो सुन के जल्दी सीखता है क्योंकि ऑडिटरी लर्नर है। टेक्टाइल वाला टच करके, टच एंड फील मटेरियल, वो बच्चे जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए बहुत काम आता है टच एंड फील मटेरियल, जिसमें ब्रेल लिपि भी शामिल है ना। आस्क फॉर ओरल समरीज, तो ये ऑडिटरी के लिए था, ये यहाँ पे इन्होंने टेक्टाइल मटेरियल के साथ जोड़ दिया। विजुअल वाला बचता है, यूज मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स टू ऑर्गेनाइज मटेरियल, फ्लो चार्ट, आपका कोई पिक्चर कुछ दिखा दो इनको तो अच्छा सीखते हैं ये विजुअल लर्नर्स। तो एक ही सही से पेयर्ड है, बाकी सारे यहाँ गड़बड़ हैं, ठीक है। अगर वैसे आप देखें तो मुख्य रूप से जो है तीन स्टाइल हैं, जिसमें हम 65% कहते हैं ज़्यादातर लोग विजुअली सीखते हैं, कोई चार्ट दिखा दो, कोई पिक्चर दिखा दो। 30% ऑडिटरी लर्नर्स हैं और 5% काइंस्थेटिक लर्नर्स हैं। टेक्टाइल को हम जनरली यूज करते हैं उनके लिए जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, जिसको देखने में समस्या है, तो इसको हम इन तीन कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन। मिसकॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है, फटाक से बताइएगा, पढ़ो और बताओ, जवाब दो जल्दी। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? सही आ रही है यहाँ से? हाँ, कह रहे हैं बेस्ट पेडागोजी टीचर बट इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यूट्यूब सेशंस। इसके बारे में यार बात करेंगे। और बेस्ट, और आप लोग ये भी लिखते रहते हैं, मैं देख रही थी कल परसों कमेंट चेक किए थे कि ऑथेंटिक स्टाइल है, आपके जैसा स्टाइल नहीं है, ये वो। उसका रीज़न है मैक्सिमम चैनल्स या तो इंस्पायर्ड हैं लेट्स लर्न से, बाद में बने हैं, है ना। 9 साल हो गए हैं यूट्यूब पे सीटेट पढ़ाते हुए, और या फिर कई तो एग्जैक्टली ही कॉपीड हैं। कई लोग क्रेडिट दे देते हैं, कई लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, कई लोग सेलेक्ट हुए पढ़ पढ़ के, फिर वो बाद में वीडियोस डिलीट कर देते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि लेट्स लर्न जो है किसी को देख के इंस्पिरेशन से नहीं बना। सीटेट की अगर हम बात करें, टीचिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें, उस टाइम तो माहौल ही नहीं था। 2016 में कौन पढ़ता था यूट्यूब से, और टीचिंग का तो नाम और निशान नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था 50 लाख लोग होते हैं टीचिंग में, तो उसका वो पर्टिकुलर रीज़न है। और फिर जब आप इतने लंबे समय तक हज़ारों हज़ार, मतलब यंग एज में और सालों साल तक आप जब इतने हज़ारों हज़ार वीडियोस बना लेते हैं, पेड बैचेस भी हैं, अभी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो एक टाइम आता है जब आप थोड़ा सा बर्नआउट महसूस करते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है। तो जीवन में ऐसा तो नहीं, उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, तो वो सब मिल करके फिर आप थोड़ा सा प्रायोरिटी चेंज होती हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है, हाँ इस बार यूट्यूब को, मतलब इस बार क्या, पिछले 2 साल में मैं कम ही एक्टिव रही हूँ, उतनी एक्टिव नहीं रही पहले जितनी हुआ करती थी। उसका रीज़न है कि एक तो मैं किसी रेस में नहीं हूँ, और कई बार जब आप मतलब आपको टाइम के हिसाब से देखनी होती हैं चीज़ें, तो इस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, और इस पे बाकी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, इनफ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आज भी आप हिंदी इंग्लिश की मैराथन से लेके CDP की मैराथन से लेके, अगर आप सच में पढ़ने के इच्छुक हैं तो पुराने सेशंस भी उतने ही हेल्पफुल हैं, समझ रहे हो। बाकी फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ भैया आपसे कि जो है उतना टाइम इस बार आपको नहीं दिया जा सका, आगे कोशिश मेरी पूरी रहेगी। देखिएगा, Which of the following statement is not correct in the context of alternative conceptions of children? बताइए फटाफट से। नॉट करेक्ट, तो जो बच्चे के पक्ष में नहीं है वही नॉट करेक्ट है यहाँ। चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चों की अवधारणाएं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। ये तो पॉजिटिव है बच्चे के पक्ष में, हमें तो नॉट वाला जवाब चाहिए, जो गलत होगा वही सही है यहाँ, क्योंकि पूछा ही गलत है। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे ट्राई टू फॉर्मुलेट रीजंस फॉर फिनोमिनन अराउंड देम, ये भी पॉजिटिव है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है, बच्चा एक्टिव है। चिल्ड्रन आर इलॉजिकल, अनइंटेलिजेंट एंड डू नॉट पोजेस द कैपेसिटी फॉर मीनिंग मेकिंग, ये बात एकदम सही है कि बच्चे जो हैं, बच्चों में कमी निकाल दी, इसका मतलब जवाब तो गलत हो गया, और हमें गलत ही चाहिए क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा है ना ऑप्शन में। तो तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते बच्चे, इलॉजिकल होते हैं, इसलिए ऐसी बातें बना लेते हैं।
भाई वो अपने अनुभव से सीख रहा है, आपको ये देखना है, बच्चे की गलती से आपको अनइंटेलिजेंट नहीं मानना उसको। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस एंड बिल्ड अपॉन इट। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर आप नए कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, जैसे आप नींव पे इमारत बनाते हैं या दीवार बनाते हैं, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, तीसरा सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल्स। यानी स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। फियर एंड एंग्जाइटी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, नेगेटिव इमोशन है तो फेलियर का रीजन बन सकते हैं। बोर्डम एंड कंफ्यूजन, यस ये भी नेगेटिव है, और यही पूछा है हमसे। इररेलेवेंट करिकुलम, हाँ अगर रेलेवेंट नहीं होगा, जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होगा करिकुलम, बच्चे बोर हो जाएंगे, उनकी लाइफ से नहीं जुड़ रहा, वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जिसको हम डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागोजी भी कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, चाहे ग्रामर हो, पढ़ाना है संदर्भ में, मतलब रियल लाइफ से जोड़ के, जिस संदर्भ से बच्चा आ रहा है वो एग्जाम्पल्स आप दीजिए, है ना। जैसे आपको ब्रेकअप के एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी समझ आते हैं क्योंकि आप यंग लोग हैं, समझ रहे हो। तो ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड अगर एग्जाम्पल होंगे, पेडागोजी होगी कि एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं अमेरिका के और आप अमेरिका का ए नहीं देखा, आपने कभी सुना नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी, ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो जाएगा। तो बच्चे के एनवायरमेंट से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। बात समझ रहे हो, बात को नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो फिर। तो ये चारों ही बातें सही है, ये अगर चारों चीजें होंगी तो ये नेगेटिव है, फेलियर का कारण बनेंगे। स्कूल में बच्चे फेल क्यों होते हैं, उसका रीजन है ये कि संदर्भ में जोड़ के जीवन से नहीं पढ़ा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है करिकुलम, रिजिड है, और फियर का माहौल है, एंग्जाइटी का माहौल है, पेपर का डर है, बोर्डम महसूस कर रहे हैं बच्चे। इन सब का उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा कि बच्चे जॉय फील कर रहे हैं, लव ऑफ लर्निंग फील कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम है, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पेडागोजी है, ठीक है। तो ये चारों ही फेलियर का रीजन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 10 सवाल और हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस मोस्ट डायरेक्टली प्रमोट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स अमॉन्ग लर्नर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण विधि शिक्षार्थियों में मेटा कॉग्निटिव स्किल, यानी जिसको हम परासंज्ञानात्मक कौशल कहते हैं, सबसे अधिक रूप से बढ़ावा देगा मेटा कॉग्निटिव स्किल को। फटाफट से बताओ। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। रिपीटिंग डेफिनेशंस, देखो रट्टेबाजी से नहीं चलेगा, मेटाकॉग्निशन तो बच्चे की थिंकिंग पे जोर डलेगा। रिव्यूइंग, प्लानिंग, रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग, ये सब आएगा। यूजिंग फ्लैश कार्ड्स टू मेमोराइज, मेमोराइज कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, ये याद करना मतलब रट्टे लगाना। ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब नेगेटिव ही होते हैं, ठीक। आस्किंग स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प देम मोस्ट, यस 58% लोग फोर्थ कह रहे हैं, गलत जवाब कहते हैं उसे। कमाल कर दिया आपने, शाबाश। देखिए फिर से पढ़ते हैं, पूछा है कौन सा मोस्ट डायरेक्टली प्रमोट करता है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को बच्चों के बीच। मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या होती है सरकार? मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जब आप रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें, जो आपने सीखा, क्या सीखा, कितना सही सीखा, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अच्छा किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, किस में मुझे, अच्छा मैथ्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे वो टाइम बचाना है पेपर में, मैथ्स बाद में सॉल्व करूंगा। दिस इज मेटाकॉग्निशन। आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको कहां जरूरत है चेंज करने की, आप इवेल्युएट कर रहे हैं रिफ्लेक्ट करके और नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप हिंट्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेटाकॉग्निशन नहीं होता। मेटाकॉग्निशन में स्टेप बाय स्टेप, ये तो एल्गोरिथम हो जाएगा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी एल्गोरिथम कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है उस चीज का, कि आपका घर में इंटरनेट नहीं चल रहा वाईफाई, आपने वाईफाई वाले को कॉल किया, वो बताएगा जी ट्रबल शूट कर लो, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये है। दिस इज एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, या एल्गोरिथमिक तरीका है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है, लेकिन मेटाकॉग्निशन नहीं है। मेटाकॉग्निशन की अगर हम बात करें, मेटाकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू इवैल्यूएट विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प्ड देम मोस्ट। कोई कह रहा है 2024 में भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं फेल हो गई तब से। भाई आई एम सॉरी, आप फेल हो गए उस चक्कर में, बट हाँ मेरी सच में तबीयत खराब थी। मैं पिछले 2 साल में काफ़ी स्ट्रगल किया हेल्थ वाइज और भी चीज़ों में, तो और मैं थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, मिनी रिटायरमेंट टाइप भी चल रहा था, कि मतलब थोड़ा सा अभी काम बहुत कर लिया था, तो एक हल्का सा ब्रेक भी साथ साथ हो जाए तो मैं समझ सकती हूँ, बट मेरी वापस से वो एनर्जी वापस आ गई है अभी, और बैलेंस करके करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो आप लोग पुराने सेशंस भी देख लिया करो, हैं, ये तो नहीं कह सकते आपके फेल हो गए थे, पढ़ लेते यार, इतनी वीडियोस हैं चैनल पे, देखो एक बार। आस्किंग स्टूडेंट्स टू इवैल्यूएट विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प देम मोस्ट, इसमें बच्चे को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, खुद से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कौन से तरीके से, कौन से मेथड से, किस टीचर से उन्हें सबसे ज्यादा समझ में आता है, कहाँ उनको अभी मदद की जरूरत है, कैसे रिव्यू करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लान करेंगे। झांकना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन मनन, आगे की प्लानिंग, रिव्यू करना, जो सही हुआ वो क्या हुआ, आगे क्या गलत है, कैसे सही किया जाए। जिस सीट पे बैठते हो बच्चे वहां शोर मचाते हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो, जिस लाइब्रेरी में जाते हो मान लो, फिर आपने लाइब्रेरी चेंज कर दी या फिर आपने घर पे पढ़ना शुरू कर दिया,
ये क्या है? मेटाकॉग्निशन, कि आप समझ पा रहे हो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो कोई चीज, रिव्यू कर पा रहे हो, प्लान कर पा रहे हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ नहीं है। ऐसे इतने आसान सवाल में गिर गए यार आप लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेटाकॉग्निटिव बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मेटाकॉग्निटिव व्यवहार नहीं दर्शाता है? बताइए फटाफट से। मेटाकॉग्निटिव बिहेवियर को नहीं दर्शाता है। अ स्टूडेंट चेकिंग वेदर हर आंसर मेक्स सेंस, यानी जब एक बच्चा अपना उत्तर को चेक कर रहा है कि क्या ये सही जवाब दिया है मैंने, तो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, चिंतन कर रहा है, प्रकाश डाल रहा है अपने किए हुए पे। रिफ्लेक्शन किसके पार्ट है? मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। यस, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, प्लान, मैनेज, सेल्फ रेगुलेट, और क्या आपका इवेल्युएट, स्ट्रेटेजाइज, ये सब मेटाकॉग्निशन से जुड़े हुए। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट योर प्लान, थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डिड। ठीक, अ लर्नर डिसाइडिंग टू चेंज स्टडी स्ट्रेटेजी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी एक बच्चे ने स्ट्रेटजी को चेंज करने का ठाना जब उसने रिफ्लेक्ट किया कि यार ये तो तरीका सही नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, या फिर कुछ तो मैं गलत पढ़ रहा हूं, मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो अब तरीका बदलते हैं, टीचर बदलते हैं, किताब बदलते हैं, थोड़ा सा एफर्ट देते हैं, पढ़ते हैं, घंटे ज्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट किया है आपने, तो ये मेटाकॉग्निशन है। अ स्टूडेंट मेमोराइजिंग फैक्ट्स बाय रोट रेपिटेशन, रट्टाफिकेशन को मेटाकॉग्निशन नहीं कहते, और जो नहीं कहते वही सही है, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, क्या सही नहीं है मेटाकॉग्निशन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है और यही सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है या गलत है, तो जो गलत है वही सही है। अ लर्नर आइडेंटिफाइंग हिज ओन एरियाज ऑफ कंफ्यूजन, आप खुद से पकड़ रहे हैं ना कहां स्ट्रेंथ है कहां वीकनेस है, तो वो तो पॉजिटिव बात है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33वां सवाल क्या कहता है भाई? अ लर्नर हु प्लान्स, मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट्स हिज लर्निंग शोज हायर एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन, एक बच्चा जो अपनी लर्निंग प्रोसेस की योजना बनाता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, प्लान क्या है मेरा आगे, मॉनिटर करता है कि अच्छा मैंने जितना टाइम टेबल बनाया था मैं पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, एंड इवेल्युएट्स कितना अचीव हो पा रहा है, जितना मैंने सोचा था हो पा रहा है कि नहीं, लर्निंग शोज हायर एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन। अब जो बच्चा ये सब कर रहा होगा तो उसका हायर सेल्फ रेगुलेशन या एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन दिखेगा, उसका काम पूरा मिलेगा, पढ़ता हुआ नजर आएगा, अपनी स्ट्रेंथ पे वीकनेसेस पे काम करता हुआ नजर आएगा, है ना, स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाएगा। तो ये मेटाकॉग्निशन है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड कंट्रोल ओवर वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, आप कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, इन सब को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इन पे सोच पाना, ये सब मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। बात सही है? तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? मेटाकॉग्निशन पे एक सवाल निश्चित है, मिनिमम 2 आ जाए बात अलग है। आजकल क्योंकि इन्होंने ये भी पैटर्न पकड़ रखा है, किसी भी चीज से जस्ट पे पहले सिर्फ एक सवाल देते थे, 2 भी दे देते हैं, जैसे मोटिवेशन पे 2 सवाल दे देते हैं। A teacher should encourage students to set dash goals rather than dash goals. बताइए, टीचर को नंबर वाले गोल्स सेट करवाने बच्चे को या लर्निंग वाले? लर्निंग वाले, सिंपल है। तो लर्निंग गोल्स, यस। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए, यानी अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य कि फर्स्ट आना है। वो चतुर रामलिंगम की तरह 3 इडियट में के चमत्कार को बलात्कार बोल रहे हैं, बट रट्टा लगा लिया है, फर्स्ट आना कुछ भी करके, तो वो फर्स्ट आना लेकिन रट के आना, ये परफॉर्मेंस गोल है। लर्निंग गोल या मास्टरी गोल क्या है कि सीखने पे फोकस है, मास्टरी बनेंगे वो रेंचो की तरह, ठीक है ना, फुनसुक वांगड़ू, वो बेहतर है बजाय कि परफॉर्म करने के। और फेलियर अवॉइडेंस कौन सा है? राजू रस्तोगी, 3 इडियट देख लिया आप, कि उसको बस फेल होने से डर लगता है ना। तो परफॉर्मेंस गोल नहीं सेट करने हैं, परफॉर्मेंस गोल के लिए नहीं, लर्निंग गोल के लिए, रादर देन लर्निंग गोल, तो ये गलत हो जाता है ना। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स सेट करे मार्क्स सीकिंग गोल्स की जगह, ये भी गलत है। फेलियर अवॉइडिंग भी नहीं, लर्निंग या मास्टरी गोल्स बेटर हैं। मार्क्स सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग नहीं, सीखने पे फोकस फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी बच्चों की जो गलतियां हैं और भ्रांतियां हैं वो क्या हैं? बच्चे की गलतियां एक तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस में विंडो का काम करती हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ सीखा है और गलती नहीं की है, या गलती की संभावना नहीं है ना। तो गलतियों से हम सीखते हैं यदि सीखना चाहें तो, ठीक है। तो एरर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव नहीं मानते। बच्चे के फेलियर को या एरर्स को या मिसकॉन्सेप्शन को, जो गलत भ्रांतियां, धारणाएं, नाइव कॉन्सेप्शन बन गए हैं, वो सब सिग्निफिकेंट हैं, हेल्पफुल हैं, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर के लिए तो सिग्निफिकेंट है ना, महत्वपूर्ण है, तभी तो समझ में आएगा अगली बार किस मेथड से पढ़ाया जाए कि भ्रांतियां कम से कम हो। भ्रांतियां पकड़ी ही नहीं जाएंगी क्लास में, अगर निकल के ही नहीं आएंगी कंफ्यूजन बच्चे की क्या है, तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगी कभी। ठीक, तो शिक्षण अधिगम के तरीके से तो आप देखेंगे बच्चे की गलतियां हेल्पफुल ही होती हैं, ताकि उसको बेहतर तरीके से सिखाया जा सके और पता लग सके कि कैसे सीखता है बच्चा, सोचता कैसे है, उसकी थिंकिंग में एक विंडो का काम करती है। ये हिंड्रेंस या बैरियर या ऑब्स्टेकल नहीं काउंट करते हम गलतियों को,
है ना, गलती पार्ट ऑफ लर्निंग है, ठीक। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्यों भाई, इग्नोर करोगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर, बड़ों से इंफीरियर हैं बच्चे, कमतर हैं, ये सब नहीं करना है। आपको पता है पियाजे ने क्या कहा है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बच्चों की सोच, क्वांटिटेटिवली नहीं। मतलब बच्चे मात्र लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपनी एक दुनिया में अपना एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, क्यूरियस हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं मानना है कि अडल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया सोचते हैं और वो खराब सोचते हैं। सोचते अडल्ट्स भी हैं, सोचते बच्चे भी हैं, क्वालिटी का डिफरेंस है, द वे दे थिंक इज डिफरेंट, ठीक। काइंड का डिफरेंस है, अमाउंट का नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड, यानी बच्चे वो सिखा रहे हैं जो उनको आता है ऑलरेडी, दूसरों को, अब अपने दोस्तों को, आसपास पड़ोसियों को, है ना, मामा फूफी के बच्चों को, ठीक, जो उनको आता है वो सिखा रहे हैं बच्चे। बात सही है कि नहीं, किया होगा आपने कभी ना कभी। अगर एक बच्चा है आपके आसपास, आपके घर में, जो 6th क्लास में है और उसका मामा का बच्चा है या बुआ का बच्चा है वो आया है और वो 3rd क्लास में है या 4th क्लास में है, तो इस 6th वाला उसको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करता है कि देख मैं पढ़ाता हूं भाई तुझे, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, अच्छा तुझे इतना भी नहीं आता। तो बेसिकली बच्चा जो उसने खुद सीखा है वो दूसरे को सिखा रहा है, ये सब कह के नहीं कि इतना नहीं आता, बट वो अपना तरीका, वो कंफर्टेबल होते हैं आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ। तो विच लर्निंग स्ट्रेटजी, ये कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी है, जब जो आपको आता है वो आप अपने पीयर को सिखा रहे हैं या अपने से छोटे को सिखा रहे हैं। पीयर मतलब लगभग सेम एज के लोग। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग नेगेटिव होती है, इसका मतलब होता है दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो आपको आता है वो रट्टाफिकेशन है। दिस इज रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसकी बात आपके वाइगॉत्स्की भी कर रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग भी कह सकते हो आप इसको। अगर ऑप्शन में पीयर ट्यूटरिंग होता तो वो सही हो जाता, ठीक है ना। वो दोनों में से एक ही रखेंगे, दोनों नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर बच्चे से सीखता है, बच्चा टीचर से सीखता है ना। इसमें रिफ्लेक्शन होता है, आपका प्रेडिक्शन होता है, वो जो हमने समझा था क्वेश्चनिंग होता है, रिव्यू करते हो आप, इसमें समराइज करते हो, PQRS 4 स्टेप्स थे इसमें रेसिप्रोकल टीचिंग में, है ना, कि प्रिडिक्ट करेगा बच्चा, क्वेश्चनिंग, रिव्यू, समराइज। उसमें ज्यादा नहीं जाना है, इसका सिंपल मतलब है दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, पारस्परिक शिक्षण है। कंडीशन लर्निंग से दूर रहना, ये वर्ड ही नेगेटिव है। रोट लर्निंग अगेन रट्टाफिकेशन है। तो रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे से सीख रहे हैं, परस्पर सीख रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग भी यहाँ हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्यों करें हम आकलन बच्चे का। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स, बच्चे पे ठप्पा लगाना किसी भी आकलन का उद्देश्य नहीं हो सकता, है ना। ऑफ लर्निंग भी डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठप्पा लगाने के लिए नहीं होता, ठीक। टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यस, बच्चे के भले में जो, बच्चे के पक्ष में जो ऑप्शन है वो सही है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैसे बच्चा सीखता है एक समय अवधि के दौरान, साल भर में, 6 महीने में कैसे इंप्रूव किया, कहाँ बेहतर हुआ, ये सब जानने के लिए असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, सही बात है। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है, और पेरेंट्स के साथ भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं, सही है। बस लेबलिंग वाला गलत है, तो 2nd, 3rd और 4th यहां सही है, जो कि 3rd ऑप्शन 80% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म, यानी स्वालीनता के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए। मैंने लगभग कई सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड इसीलिए कर लिए हैं कि वो 15 नंबर तक बात चली जाए, कुछ टॉपिक्स जो आते ही हैं वो आपको पता हो, ठीक है। 2-3 सवाल और हैं, फिर आप आराम से सो सकते हैं, ठीक है। कल हम ये डिस्कस करेंगे पेपर कैसे सॉल्व करना है, और 7 तारीख को जो भी आप पेपर करके आएंगे वो मैं आंसर की तुरंत का तुरंत डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। मतलब कोशिश तो यही है, एटलीस्ट मैंने ऑफलाइन की छुट्टी की है सैटरडे। चलिएगा, तो अगर हम देखें यहां तो स्वालीनता के संदर्भ में या ऑटिज्म के संदर्भ में इसको ASD कह सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें और भी ADHD और ये आपका ऑटिज्म और आपका कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, OCD, वो सब आ जाते हैं, एक अम्ब्रेला टर्म कहते हैं हम इसको, ठीक। तो अगर आप ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो कौन सा एक सही है, तो ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नहीं, ये हम कह ही नहीं सकते कि सिर्फ एनवायरमेंट से होता है या सिर्फ जेनेटिक रीजन है, दोनों का कुछ अपना एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से ऑटिज्म जो है हो सकता है बच्चे में। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव्स विद एज, ये सब फालतू बातें, कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, ADHD हो, कोई भी अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी अर्ली चाइल्डहुड के समय तक अगर वो विकसित हो गया है या डेवलपमेंट के समय में विकसित हो गया है और इसमें ब्रेन
की वायरिंग जो है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको, वो डिफरेंट होती है। तो इसमें आप ऐसा, और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सीख नहीं सकता, ठीक, तो ये, लेकिन इनको क्योर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एटिपिकल, वो कहते हैं इनकी जो वायरिंग है ब्रेन की, यानी नॉर्मल से अलग है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, जरूरी नहीं है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दिस इज द राइट थिंग। ये डिसलेक्सिया के बारे में भी सही है, ये डिस्ग्रेफिया के बारे में भी सही है ना, कि ऑटिज्म क्या है, एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन की वायरिंग, इन सब का एक कॉम्बिनेशन मिलकर के, और ये डेवलपमेंट के समय में बाहर आ जाता है, मतलब पता लग जाता है आपका 12 साल से पहले पहले, चाइल्डहुड की एज में पता लग जाते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये एक बात है। ऑटिस्टिक बच्चे को रूटीन अगर चेंज होता है तो उसको दिक्कत होती है, रूटीन स्ट्रक्चर्ड टास्क में वो अच्छा रहता है, बार बार रूटीन चेंज करेंगे, सोशल कम्युनिकेशन में, आई कॉन्टैक्ट में रिपीट बहुत करता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है ना, तो ये सब चीजें होती हैं, रूटीन टास्क ही अच्छा कर लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, असर्शन है स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। चलो बताओ फटाफट, सेकंड लास्ट सवाल है, फटाफट से बताओ। कल तो यार, कल मैं आपको बताऊंगी पेपर कैसे सॉल्व करना है, कल सही समय नहीं है, वो आप पुराने सेशंस फिर देख लो। उसके लिए इंग्लिश पेडागोजी मैंने लगाया था, मैं करा नहीं पाई कुछ कारणवश, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, चलिएगा। क्या है असर्शन, स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आया है, नंबर कितने आए हैं, इस पे फोकस होना चाहिए स्कूल्स का, नहीं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, लेकिन सिर्फ लर्निंग आउटकम या फिनिश प्रोडक्ट पे ध्यान होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रोसेस है ना लर्निंग, तो प्रोसेस पे ग्रेजुअली कैसे सीखी जा रही है उस पर ध्यान होना चाहिए। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, यानी सीक्वेंशियल होती है और हायरार्किकल होती है। सेकेंड ऑप्शन आप लोग 47% लोग कह रहे हैं। नहीं भाई, फर्स्ट ए कैसे ट्रू हो सकता है, ये क्या क्या कर रहे हो आजकल, बोथ एन आर आर ट्रू, बोथ एन आर आर ट्रू, नहीं भाई, बोथ एन आर आर फॉल्स। हम इसको टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल नहीं कहते, स्पाइरल में है ना, ऐसा नहीं सिर्फ हायरार्की ही है, आगे पीछे जाते हैं हम, दोनों गलत हैं, ठीक है ना। और प्रोसेस की तरह हम लर्निंग को देखते हैं, या बोथ की तरह देख सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में नहीं देख सकते। आखिरी सवाल देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 40, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका एक है टॉपिक, उससे है, अ मेटाफर ऑफ जग एंड द मग is often used to depict how traditional education views teacher as a big jug pouring knowledge into the mind of a student depicted by a smaller mug. This kind of understanding is problematic because, यानी एक कॉन्सेप्ट है जिसको जग एंड मग मॉडल कहते हैं। मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ, अगर आप बैच में रहे होगे सीटेट के करियर लैब पे तो किया भी होगा डिस्कस, कि टीचर है जो कि एक जग है और बच्चा है जो कि एक मग है, यानी छोटा बर्तन है, इसमें ज्ञान जो है पोर कर रहे हैं, यानी भर रहे हैं, टीचर के द्वारा ज्ञान भरा जा रहा है बच्चे में, स्टूडेंट में। ये एकदम बकवास तरीका है ना, इसको हम आज की डेट में बहुत अच्छा नहीं मानते। ये ट्रेडिशनल मेथड है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्या है, जहां टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हों, दोनों नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ज्ञान की रचना कर रहे हैं, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है, खाली बर्तन नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों है प्रॉब्लमेटिक? पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद टीचर्स एंड पीयर्स। बिल्कुल, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है, वो अपने अनुभव लेकर के आ रहा है और टीचर और बच्चे मिलकर के अनुभवों के साथ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं एक दूसरे में। वो पैसिव या एक्सपोजिटरी टीचिंग हो जाएगा कि आपने दिमाग में भर दिया कुछ। बच्चा कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है कि कोड कर दिया, समझ रहे हो, वो ज्ञान का निर्माण किया जाएगा उसके साथ एक्टिवली, सक्रिय रूप से। बच्चे को एक्टिव रखना है, अंत में बात यहीं पे आके टिकती है पूरी पेडागोजी में। स्टूडेंट्स आर नाइव एंड दे कांट लर्न एनीथिंग विदाउट द टीचर, ये कहना गलत होगा। नाइव कॉन्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो है अपने अनुभवों से नहीं सीख रहे हैं, इतने भोले भाले हैं ये वो, ये आपको गुमराह किया जा रहा है इस ऑप्शन के द्वारा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंटेंट और टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि टीचर की जरूरत नहीं है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होंगे, वो क्लास बढ़िया है। फोर्थ ऑप्शन है, लर्निंग हैपेंस बेस्ट इफ चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर पैसिवली। बच्चे को कभी भी निष्क्रिय रखना ही नहीं है, बच्चे को हमें एक्टिव रखना है। अगर बच्चे, आप यहाँ पे मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, इतने नंबर आए, ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, पोल में आप जवाब दे रहे हैं, तो मुझे फीडबैक मिल रहा है ना, किस ऑप्शन में आप ज्यादा गड़बड़ करते हैं या किस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं जिसको और अच्छे से समझाने की जरूरत है। तो पैसिवली अगर आप रिसीव करते रहेंगे, जब लाइव का ऑप्शन ही नहीं था, एक जमाना वो भी था, तो वो फिर कॉमेंट बाद में पढ़ो, फिर अगले वीडियो में जवाब दो, तो वो उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है जितना कि एक टू वे कम्युनिकेशन है।
इससे ज्यादा बेहतर कई बार हो जाता है ऑफलाइन में, कि वहां बिल्कुल शक्लें ही हैं सामने, तो आपको आइडिया लग जाता है, शक्लों से पता लग जाता है सीखा समझ में आया कि नहीं. तो स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद टीचर्स एंड पीयर्स.